नमस्ते छात्रों। आज हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे। गुरुजी, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी नामपद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, यानी पर्टिकुलर नाम रहने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम राम, कृष्ण, गांधी, अंबेडकर आदि। स्थान या देशों के नाम दिल्ली, मुंबई, भारत। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। शहरों के नाम बेळगावी, धारवाड़ा, हुबळ्ळी। पुस्तकों के नाम भारत संविधान, गोदान, कुरान। सर, यानी निश्चित रूप से जो शब्द हमें नामों का परिचय कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना सर? जी, आपने सही समझा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है, समूह की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति, आदमी, औरत, लड़का, लड़की। वस्तुएं कलम, टेबल, फैन। पशु पक्षी गाय, बैल, कुत्ता, शेर, बंदर। पद या व्यवसाय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, व्यापारी, लेखक। यह सब जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। वे द्रव्य या पदार्थ जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, कांसा, लोहा। खाद्य वस्तुओं के नाम दूध, पानी, तेल, घी। पदार्थ हवा, गैस। इन सब वस्तुओं को हम नाप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए यह सब उदाहरण है। अगला है
समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह का बोध होता है। एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह का बोध होता है, यानी इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। उदाहरण के लिए दल, गिरोह, झुंड, सेना, मेला, कक्षा, पुलिस, श्रृंखला, मंडल, गुच्छा, मजदूरों और यात्रियों, यह सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आखिरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, क्रोध, शत्रुता, मिठास, द्वेष, मित्रता, ईमानदारी, यह भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योग रूढ़ी संज्ञा। रूढ़ संज्ञा को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, पर जब ए मिलकर किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कृष्णा, यमुना। कृष्णा में श प्लस न अलग अलग शब्द है, अलग अलग वर्ण है, यानी निरर्थक है, पर दोनों मिलकर क्षण का बोध कराते हैं। यमुना में मु, म प्लस उ, यह अलग अलग वर्ण है, यानी निरर्थक है, पर दोनों मिलकर मुंह का बोध कराते हैं। दूसरा है यौगिक संज्ञा। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। उदाहरण के लिए पाठ और शाला दोनों मिलकर पाठशाला। देव प्लस आलय देवालय। धर्म और शाला धर्मशाला। पनघट। यह यौगिक संज्ञा के उदाहरण है। अगला है, ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, यानी विशेष अर्थ निष्पन्न करते हैं। यानी विशेष अर्थ को निष्पन्न करने वाले शब्दों को हम योग रूढ़ी संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर, लंबा उदर, यानी यह गणेश को हम कहते हैं लंबोदर। जलज, यह इस प्रकार यह योग रूढ़ी का उदाहरण है। यौगिक संज्ञाओं
से जातिवाचक संज्ञाओं का बोध होता है। यौगिक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञाओं का बोध होता है, पर योग रूढ़ियों से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध होता है। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं का कितने भेद होते हैं? सर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ि संज्ञा। बहुत अच्छा। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.